साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का जीएस फोरम ऑफिशियल में। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश पीसीएस मेंस की परीक्षा में जीएस पेपर 5 और जीएस पेपर 6 जो दो नए पेपर जुड़े हैं उनको लेकर के आप लोगों के मन में कई बार परेशानियां उत्पन्न होती हैं। उन परेशानियों को दूर करने के लिए इस चैनल पर, इस प्लेटफॉर्म पर, एप्लीकेशन पर हमारी एक पूरी सीरीज शुरू हो रही है, जिसके माध्यम से हम उन मुद्दों को कवर करने जा रहे हैं जो आपकी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और बिल्कुल वो टॉपिक वाइज होंगे, सिस्टमेटिक होंगे, और जितना आपको परीक्षा के लिए आवश्यक है बस उतना ही कंटेंट आपको दिया जाएगा, ना तो बहुत ज्यादा और ना ही बहुत कम। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें आप देख सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर एंड सिविल डिफेंस इन यूपी, यानी कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और नागरिक सुरक्षा पर हम बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और नागरिक सुरक्षा पर इस वीडियो में, इस लेक्चर में बात होने जा रहा है। लेकिन मैं क्लास को शुरू करूं उससे पहले आपको यह सोचना आवश्यक होता है कि किसी भी देश में, किसी भी प्रदेश में या कहीं पर भी नागरिक सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है, लॉ एंड ऑर्डर क्यों चाहिए, सिविल डिफेंस क्यों चाहिए। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह है, जब हम बात करते हैं मानव अधिकारों की और समझने की कोशिश करते हैं कि जो संविधान ने हमें, भारत के संविधान ने हमें बहुत सारे अधिकार दिए हैं कि हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी घर बना सकते हैं, रह सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, निर्बाध प्रवाह कर सकते हैं, तो उसमें जब तक हमें कानूनी सुरक्षा नहीं मिलेगी, राज्य में सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा अच्छी नहीं होगी, खुलेआम आप रात को 2 बजे सड़कों पर बिना किसी डर के टहल नहीं सकते, घूम नहीं सकते, निकल नहीं सकते हैं, तब तक आपका जो जीवन है, जो संविधान ने आपको अधिकार दिए हैं, वो बहुत अच्छा दिखाई नहीं देता है। तो आइए जरा समझते हैं इस लेक्चर के अंदर कि क्यों जरूरत है हमें कानून व्यवस्था की, कौन मेंटेन करेगा कानून व्यवस्था को, उत्तर प्रदेश में क्या हालात हैं और क्या सुधार की आवश्यकता है। एक एक करके ये सारे पहलू और साथ में क्या चुनौतियां हैं उत्तर प्रदेश के अंदर वो भी देखते हैं। ध्यान रहे, कभी भी जब आप जवाब लिखेंगे तो आपके जवाब में राजनीतिक प्रभाव नहीं दिखना चाहिए। कहीं गलती से आप ऐसा ना कर दें कि आप अपने आंसर को लिखते समय यह व्याख्या करने लगें कि पहले जब XYZ किसी दूसरे पार्टी की सरकार थी तब कानून व्यवस्था खराब थी, अब XYZ किसी दूसरे पार्टी की सरकार है तो कानून व्यवस्था अच्छी है। आप पार्टी का नाम, राजनीतिक संस्थाओं का नाम, राजनेताओं का नाम व्यक्तिगत रूप से ये सब नहीं लिखेंगे। चाहे आपका प्रेम जितना भी हो पार्टी के प्रति, उसे आप संजो के रखिएगा अपने दिल में, लेकिन आपकी कलम से जो निकलेगा वो एक सरकारी भाषा होनी चाहिए, क्योंकि आप एक सरकारी नौकर बनने जा रहे हैं, आप किसी पार्टी के कार्यकर्ता या पार्टी के नेता नहीं बनने जा रहे हैं। ये वाली बात जरूर अपने दिमाग में रखिएगा। और वीडियो देखने के बाद निश्चित रूप से आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और साथ में आगे के जो वीडियो हैं इस पर्टिकुलर पेपर के, वो हमारे एप्लीकेशन पर आपको मिलेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर बहुत सारे फ्री कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल हैं, उनको आप वॉच करिएगा, और इस पर्टिकुलर पेपर के जो वीडियोज हैं उनको भी वॉच करिएगा। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और एक बेहतरीन सी कोशिश करते हैं आपको यह समझाने का कि यूपी में कानून व्यवस्था और नागरिक सुरक्षा की क्या स्थिति है और क्या इसमें और करने की आवश्यकता है। देखेंगे, सबसे पहला साथ में जो प्रश्न उठता है वो ये उठता है कि कानून व्यवस्था क्यों चाहिए, क्या आवश्यकता है आपको। हमने कंटेंट इसलिए थोड़ा ज्यादा लिखा हुआ है क्योंकि मुझे पता है कि आपको मेंस लिखना है, तो कहीं ना कहीं मेरे समझाने के बाद आपको पीडीएफ की आवश्यकता होगी, आपको मैटर की आवश्यकता होगी, जिसे आप अपने नोटबुक में लिखेंगे और एग्जाम की जो पहले वाली रात होती है उसमें आप रिवाइज भी करेंगे। इसीलिए हमने सफिशिएंट कंटेंट डाल रखे हैं इस पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर। आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं कि व्हाई वी नीड टू लॉ एंड ऑर्डर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू that peace and order are necessary precondition for freedom for expression of individual and for the resolution of a conflicting interest in a democratic society। इसी बात को हिंदी में समझाने की कोशिश करूं तो किसी लोकतांत्रिक समाज में व्यक्तियों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और हितों के समाधान के लिए शांति और व्यवस्था एक आवश्यक पूर्व शर्तें हैं। आप अपने समाज में अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहते हैं, रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, और यदि वहां पर शांति व्यवस्था नहीं होगी तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे। यानी कि सामाजिक प्राणी के रूप में यदि आप अपना जीवन खुशहाल तरीके से जीना चाहते हैं तो सामाजिक सुरक्षा, कानूनी सुरक्षा होना अत्यंत आवश्यक है। यदि हम दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ें और समझने की कोशिश करें
तो द स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट टू इक्विटेबल ग्रोथ, बहुत ही शानदार पॉइंट है कि संविधान ने कहा है कि इक्विटेबल ग्रोथ होना चाहिए। स्टेट का कमिटमेंट है, राज्य यह वादा करता है हमसे कि इक्विटेबल ग्रोथ के सर्कमस्टांसेस को क्रिएट करके हमें देगा। चाहे आप फंडामेंटल राइट की बात कर लो या डीपीएसपी की बात कर लो, कहीं पर भी बात करोगे तो आपको दिखेगा कि एक इक्वल ग्रोथ की बात हो रही है देश में, सभी लोगों के लिए समान तरीके का ग्रोथ हो, ऐसा प्रयास किया जाता है। तो जब ऐसा प्रयास आप करते हैं तो उस कंडीशन में कहा जाता है कि जस्टिस की बात हो या फिर हम बात करें सोशल टेंशन की बात करें, तो ये सबके लिए एक समान हो, अच्छा हो। इस वजह से भी हमें लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना पड़ेगा। समझ में आ रही होगी मेरी बात आप लोगों को। तीसरा बड़ा कॉमन सेंस है भाई कि समाज का या राज्य का वह व्यक्ति या वह वर्ग जो बहुत ही उच्च वर्ग का है, यदि उसके लिए कानून व्यवस्था अलग तरीके की हो और निम्न वर्ग के लिए अलग तरीके की हो तो इक्विटेबल ग्रोथ हो ही नहीं सकती। इसीलिए कानून व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, राज्य में नागरिक सुरक्षा ऐसी होनी चाहिए कि चाहे गरीब से गरीब व्यक्ति हो, अमीर से अमीर व्यक्ति हो, पावरफुल व्यक्ति हो या लेस पावरफुल व्यक्ति हो, सड़कों पर वो चले तो उसे इस बात का कोई परवाह ना हो कि हमारे लिए कानून व्यवस्था अलग है और उच्च वर्ग के लिए अलग है, सबके लिए एक समान हो। इस तरीके से प्रयास करके कानून व्यवस्था को मेंटेन करके आगे बढ़ना है। ठीक है, अगली बात क्या कही जा रही है कि रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ में समटाइम्स एग्रेवेट डिस्पैरिटीज बिटवीन द इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स एंड रीजन्स लैंडिंग टू एस्केलेशन ऑफ टेंशन एंड ब्रीचेज ऑफ द पीस। बहुत ही अहम और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साथियों समझने की कोशिश करेंगे। जब आप देखते हैं कि रैपिड ग्रोथ होता है ना, आपने देखा होगा कि समाज में सुना होगा कि अरे पैसे वालों की हर जगह चलती है, तो पैसे वालों की हर जगह क्यों चलती है? कहीं ना कहीं उसमें करप्शन इन्वॉल्व हो रहा है, जबकि राज्य का यह धर्म है या कर्म है कि राज्य कभी भी करप्शन को बढ़ावा नहीं देगा। यदि एक अच्छा राज्य है तो उसके अंदर करप्शन नहीं होना चाहिए। फिर भी जब रैपिड ग्रोथ होती है तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इंडिविजुअल्स के बीच में, ग्रुप्स के बीच में, या फिर जो दूसरे ऐसे समूह हैं जो अपना दबाव बना पा रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, वो क्या कर रहे हैं, शांति व्यवस्था को डिस्टर्ब कर रहे हैं रैपिड ग्रोथ के चक्कर में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन पॉइंट्स को आप अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करेंगे, हमारी बातों को समझते हुए। जो थॉट्स आपके बनेंगे, जो विचार आपके बनेंगे, उनको आप अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करेंगे। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जो फोर्थ पॉइंट समझ में आता है कि क्यों होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, तो देखिए, वीक इन्फोर्समेंट एंड फेलियर ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। वीक इन्फोर्समेंट एंड फेलियर ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम creates a culture of lawlessness, posing a major threat of public order। कई बार आप सुनते हैं कि जिसके ऊपर अपराध हुआ होता है ना, यानी कि जो पीड़ित होता है, कई बार उसका भरोसा सिस्टम से ऊपर उठ जाता है कि अरे छोड़िए, जाने दीजिए, हमें एफआईआर नहीं करना है, हमें पुलिस से कोई मतलब नहीं है। तो उसे पता होता है कि यहाँ पर बड़ा ही वीक इन्फोर्समेंट है या फेलियर कह सकते हो आप क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, इस वजह से भरोसा उठने लगता है, जो कि एक राज्य के लिए अच्छा नहीं है। एक राज्य के अंदर कानून व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि गरीब से गरीब व्यक्ति हो, कमजोर से कमजोर व्यक्ति हो, वंचित हो, शोषित हो, वह अपनी बात को अच्छे तरीके से प्रशासन के सामने रखे कि हमारी ये समस्या है और उसका निदान सही तरीके से हो। न्यायपालिका सही काम करे, कार्यपालिका सही काम करे, सब कुछ सही हो। इसलिए कानून व्यवस्था का सही होना बहुत आवश्यक है। ऐसा ना हो कि उसके मन में एक डर हो कि यदि आज हमने फला व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर करा दिया तो वो हमारे पूरे परिवार को तबाह कर देंगे। ऐसा डर उसके मन में नहीं होना चाहिए जब एक अच्छे कानून व्यवस्था वाले राज्य में हम जीते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि इस प्रकार से कानून व्यवस्था का होना आवश्यक है। अगला पॉइंट क्या कहा जा रहा है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, militancy and terrorism have devastating consequences of the morale of the public, such as situation may even lead to the unnecessary loss of the life। चाहे मिलिटेंसी की हम बात कर लें, चाहे हम टेररिज्म की बात कर लें, ऑर्गेनाइज क्राइम की बात कर लें, अननेसेसरी किलिंग होती है। बम ब्लास्ट हुआ, पता चला कि मॉल में 200 लोग मारे गए, कहीं बस स्टैंड पर 100 लोग मारे गए, रेलवे स्टेशन पर 50 लोग मारे गए, एयरपोर्ट पर 50 लोग मारे गए जिनका कोई दोष नहीं था। यू कैन पुट हियर सम एग्जांपल्स, जैसे ताज अटैक हुआ, आप यूएसए का 9/11 का अटैक ले सकते हैं, आप श्रीनगर में कई बार ऐसे टेररिस्ट अटैक हुए, उनमें तमाम ऐसे निर्दोष लोग मारे गए। व्हाट इज दिस? दिस इज द फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। ऐसे जगहों पर फिर जाने के लिए लोग सोचते हैं, घबराते हैं कि हम कहीं वहां जाएं और ऐसा ना हो कि फिर ऐसी कोई घटना हो जाए। तो इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेन रहना बहुत आवश्यक है,
क्योंकि ये सब अननेसेसरी डेथ को जन्म देता है। साथ में आगे देखें तो एज वेल एज सीरियस इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डिसलोकेशन इन एन इंटरडिपेंडेंट इकोनॉमी एंड पॉलिटी। जब ऐसी घटनाएं होती है ना किसी भी राज्य में, फॉर एग्जांपल इफ यू नो दैट द पर्टिकुलर लेट्स एग्जांपल कि दंतेवाड़ा रीजन में नक्सलिज्म बहुत इफेक्टिव है, और मैं आपसे कहूं कि आप वहां पर चलो एक फैक्ट्री लगाओ, तो हाउ इट इज पॉसिबल कि आप वहां पर फैक्ट्री लगाने जाओगे, आपके मन में एक डर रहेगा कि लॉ एंड ऑर्डर वहां पर सही नहीं चल रहा है, और जब लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं चल रहा है तो डेफिनेटली आप वहां पर फैक्ट्री नहीं लगाओगे, और ऑब्वियसली वहां पर क्या होगा, फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा, वहां के लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, और फिर वहां पर कोई इकोनॉमिक ग्रोथ की संभावना हमें दिखाई नहीं देगी। इस वजह से हमें क्या करना है, लॉ एंड ऑर्डर को एक राज्य के रूप में मेंटेन करके रखना पड़ेगा। यानी कि अगली जो बात आती है सर कि ये तो क्लियर हो गया सर कि वाई लॉ एंड ऑर्डर, चाहे हमारा पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे हमारा इकोनॉमिक एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे हमारा सोशल एस्टेब्लिशमेंट हो, लॉ एंड ऑर्डर का होना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन अब क्वेश्चन उठता है कि हु विल मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर, कौन बनाए रखता है। तो बहुत ही साधारण भाषा में मैं आपको समझा दूं, मोटे तौर पर आप जानते हैं कि भारत का जो सिस्टम है वो यदि हम डिसेंट्रलाइज मैनर में देखने की कोशिश करें तो सबसे टॉप पर सेंटर है, उसके बाद स्टेट है, स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स के बाद तहसील हैं, और तहसील के बाद विलेजेस हैं। ऐसी व्यवस्था चली आ रही है, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो एक बड़ी यूनिट है जो कई सारे तहसील और विलेजेस को संभाली हुई है, और हर डिस्ट्रिक्ट में आप जानते हैं क्या होता है भाई, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड द पुलिस अंडर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसे आप एसपी कहते हैं, और वही सीनियर हो जाता है तो एसएसपी कहते हैं, ठीक है। यानी कि डीएम या डीसी आप कह सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी होता है। तो डीसी और एसएसपी मिल करके उस पर्टिकुलर जिले के जो कानून व्यवस्था है उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी लेते हैं, राइट। बात आपको समझ में आ रही होगी। इसके बाद हम बात करें कि दे वर्क कोलैबोरेटिवली टू इंश्योर पब्लिक सेफ्टी एंड प्रिवेंट क्राइम्स, यानी कि वो क्राइम्स को रोकने के लिए एक दूसरे के साथ मिल करके क्या करते हैं, काम करते हैं, और इसमें इनका एक उद्देश्य ये भी होता है कि वो पब्लिक सेफ्टी पर भी फोकस करते हैं। अब यहाँ पर आपको एक अहम पहलू बता दूं, अभी आगे आपके इसी लेक्चर में मैं समझाऊंगा। जब किसी जिले में पुलिस कमिश्नरेट आ जाएगा तो वहां पर आपको किसी मजिस्ट्रेट के परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है, पुलिस के पास कंपैरेटिवली ज्यादा पावर आ जाती है। ये इसी वजह से क्योंकि बड़े जिलों में इंस्टेंट एक्शन की जरूरत होती है, और पता चला कि मजिस्ट्रेट साहब अवेलेबल नहीं है या कोई कारण से लेट हो रहा है, ऐसे में एक्शन पुलिस क्या ले, एक बड़ा मसला उत्पन्न हो जाता था। इस वजह से पुलिस कमिश्नरेट की प्रणाली को यूपी में लागू किया गया है। आप देखेंगे अभी 7 बड़े जिलों में लागू किया गया है। मैं आपको लिस्ट समझा रहा हूँ, क्या डिफरेंसेस वो भी बता रहा हूँ, लेकिन आप ये समझेंगे कि जिले की कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार कौन है, डीएम है, डीसी जिसे आप कह सकते हैं, या और साथ में मिलकर के एसएसपी जो पुलिस का अधिकारी है, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ेंगे और ये भी देखेंगे कि पुलिस के कौन कौन से अधिकारी हैं, कैसे मेंटेन करेंगे। तो कौन मेंटेन करेगा भाई, डीसी हमने बताया, और साथ में हमने एसएसपी बताया, राइट। कैसे मेंटेन करेगा, ये एक अहम सवाल है, कैसे। तो आप जानते होंगे, प्राय आप देखते भी होंगे कि कर्फ्यू लगा दिया गया है, 144 लगा दिया गया है। इन तमाम जो तरीके हैं उन तरीकों से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होता है वो एसएसपी के साथ मिलकर के लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करता है, राइट। देखें, द कलेक्टर हैज द अथॉरिटी टू इशू ऑर्डर टू द पुलिस। ध्यान दीजिएगा, पुलिस को ऑर्डर इशू करने का पावर किसके पास है, कलेक्टर के पास है। और क्या कहा जा रहा है कि फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द डिस्ट्रिक्ट एंड हैव द पावर टू डिक्लेयर कर्फ्यू, imposes restriction on public gathering and take other necessary measures to prevent law and order situations. You can put here some examples. एग्जाम्पल एक कंसिडर कर सकते हैं कि जब अयोध्या राम मंदिर पर फैसला आने वाला था, जब फैसला आया तब ऐसे हालात पैदा हुए। उसके बाद हम बात करें CAA, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था 2019 का, उसमें कई बार आपने देखा होगा इवन कि जैसे अभी आप देख सकते हैं कि जो 2023 में अतीक अहमद की हत्या हो गई थी, उस कंडीशन में पर्टिकुलर उस जिले में, इलाहाबाद प्रयागराज जिले में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पर्टिकुलर 144 धारा लगा दी जाएगी, वहां पर कर्फ्यू लगा दिया जाएगा जरूरत पड़ेगी। तो ये सब पावर किसके पास है, डीसी के पास है, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उसके पास है। और सब इंप्लीमेंट कौन कराएगा, जो पुलिस का अधिकारी है, जिसे आप एसएसपी या एसपी कहेंगे, ठीक है ना। तो ये पूरा इस तरीके से मेंटेन होगा, राइट।
अब सवाल ये है कि सर ये सब करने के लिए पावर कैसे मिलेगी। देखिए पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि लॉ एंड ऑर्डर और पब्लिक ऑर्डर जो है ये पूरा का पूरा पुलिस का जो सिस्टम है वो स्टेट लिस्ट के अंदर सब्जेक्ट है, यानी कि ये पूरा का पूरा मामला, इस पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो किसके पास है, राज्य के पास है, राइट। जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची है उसमें जो 3 लिस्ट बनाई गई है, विषयों का जो बंटवारा किया गया है, उस बंटवारे में पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर या पब्लिक ऑर्डर जिसे आप कह सकते हैं वो किसके पास है, राज्य के पास है, ठीक है। तो राज्य के पास अपने कुछ कानून भी होंगे और उन्हीं कानूनों से पुलिस को पावर मिलेगी और उस पावर का प्रयोग करके पुलिस क्या करेगी, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगी। तो यदि हम देखने की कोशिश करें कि कहां कहां से पावर मिल रही है, तो सबसे पहले तो देखें द पुलिस एक्ट 1861, इससे पावर मिलता है। बहुत पुराना अधिनियम है, रिफॉर्म की जरूरत है, समय के साथ बदलाव हो रहा है। द उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी एक्ट 1948 का है, इससे पावर मिलता है। द उत्तर प्रदेश विजिलेंस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1965 का है, इससे पावर मिलता है। और साथ में द यूनाइटेड प्रोविंस रक्षक दल एक्ट 1948 का है, इससे भी पावर मिलता है, ठीक है। ये सारे एक्ट आप लिख सकते हैं। अब बात आती है कि हायरार्की क्या है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जो जिम्मेदारी पुलिस को दी गई है उसकी हायरार्की क्या है। तो उसकी हायरार्की में देखिए मैं एक समराइज्ड व्यू आपको देता हूं, क्योंकि आप सब लोग बहुत ही होनहार और शानदार तरीके से पढ़ते हैं, जानते हैं कि क्या है पुलिस का सिस्टम, फिर भी मैं एक कोशिश करता हूं कि हायरार्की आपको समझाता हूं कि सबसे बड़ा जो अधिकारी होगा उसको आप क्या कहते हैं, डीजीपी कहते हैं। यहाँ पर जीडीपी ये गलत हो गया है थोड़ा, ये डीजीपी होगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कहते हैं। एडिशनल डीजीपी इसके बाद आते हैं, एडिशनल डीजीपी इसके बाद आते हैं। इसके बाद इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जिसे आप आईजी कहते हैं या आईजीपी भी कह सकते हैं, और साथ में इसके साथ ही साथ डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जिसे आप डीआईजीपी कहते हैं या फिर डीआईजी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद एसएसपी होते हैं, फिर एसपी होते हैं, एडिशनल एसपी होते हैं, और इसी के साथ साथ डिप्यूटी एसपी या फिर असिस्टेंट एसपी आप कह सकते हैं, जो सीओ भी कहलाते हैं, सर्कल ऑफिसर के रूप में भी काम करते हैं, ठीक है। तो ये हायरार्की हो गई बड़े अधिकारियों की। इसके बाद हम बात करते हैं जो अपर सबऑर्डिनेट के अधिकारी होते हैं, इसमें इंस्पेक्टर होते हैं, इंस्पेक्टर होते हैं। इसके बाद स्टेशन ऑफिसर होते हैं जिन्हें आप एसओ कहते हैं, स्टेशन ऑफिसर यानी कि पुलिस स्टेशन का जो ऑफिसर होता है वो एसओ होता है। स्टेशन हाउस ऑफिसर भी इनको एसएचओ भी कहा जाता है। इसके बाद असिस्टेंट एसआई होते हैं, उसके बाद हेड कांस्टेबल होते हैं, और उसके बाद लास्ट लेयर में कांस्टेबल होते हैं। तो ये पुलिस का पूरा हायरार्किकल सिस्टम है जो मेंटेन करता है लॉ एंड ऑर्डर को। आपको आइडिया होना चाहिए। यदि कोई ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आया कि शो द हायरार्की, तो आप इस पूरे टेबल को उठा करके वहां पर लिख सकते हैं। यदि आपसे ऐसा सवाल पूछा गया, इंटरव्यू में कभी पूछ लिया गया तो अलग बात है, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि बड़े जिलों के अंदर चूंकि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, पीस चाहिए, साथ में हमें एक वर्किंग कंडीशन देना है, बात को समझने की कोशिश करना। नोएडा है, वाराणसी है, लखनऊ है, कानपुर है, उत्तर प्रदेश के अंदर ये ऐसे जिले हैं जहां पर रात को 2 बजे कोई कॉल सेंटर से निकल रहा है, कोई रात को 4 बजे निकल रहा है, मॉर्निंग के 4 बजे निकल रहा है, महिला है, पुरुष है, उसके साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए। दुर्घटना मतलब किस प्रकार की दुर्घटना, संभावनाएं कितनी है जरा समझने की कोशिश करना। उसके साथ लूटपाट हो सकती है, उसके साथ रेप हो सकता है, तमाम प्रकार के जो अपराध हैं, किडनैप हो सकता है, उसके साथ ये सब घटनाएं ना हो, इसके लिए हमें इन बड़े शहरों में पुलिस की इस व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए कमिश्नरेट सिस्टम को लागू करना पड़ा। और निश्चित रूप से जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ती है वैसे वैसे हम काम करते हैं। तो एक तो आपको यह आंकड़ा क्लियर होना चाहिए कि कौन कौन से जिलों में, पर्टिकुलर जिलों में कौन कौन से ईयर में कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया गया है, ताकि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल मेंटेन रहे। तो आप देख सकते हैं लखनऊ, यहां पर आप समझने की कोशिश करेंगे। लखनऊ ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप याद रखिएगा, लखनऊ के अंदर एडीजीपी रैंक, हमने आपको बताया था एडिशनल डीजीपी, मतलब आप समझ सकते हैं कि डीजीपी से जस्ट जो थोड़ी सी लोअर रैंक है, या आप कह सकते हैं कि पैरेलल रैंक है, उस लेवल का अधिकारी लखनऊ का पुलिस कमिश्नर होगा। और ये सिस्टम यहाँ पर 2020 से लागू है। इसी प्रकार से कानपुर नगर में लागू है, आगरा में लागू है, गौतम बुद्ध नगर यानी जिसे आप नोएडा कहते हैं वहां पर लागू है, गाजियाबाद में लागू है, साथ में प्रयागराज और वाराणसी में लागू है। तो कुल मिला करके ये 7 जिलों में उत्तर प्रदेश की पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू है। सबका ईयर दिया गया है, आप ईयर देख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब बात आती है कि सर ये बताइए कि चुनौतियां क्या क्या है।
भाई ये तो बात सही कि कमिश्नरेट सिस्टम को लागू कर देने मात्र से सारी समस्याएं तो समाप्त नहीं हो जाएंगी। अभी मैं आपको आगे इसी लेक्चर में एनसीआरबी का डेटा दिखाऊंगा। और एक बात और कंफर्म कर देता हूं, यदि लेक्चर में आपको ऐसा लग रहा है कि सर हमने तो ये सब सोचा नहीं था, सुना नहीं था या पढ़ा नहीं था, तो कोई बात नहीं है। ये आप पहली बार पढ़ रहे हैं क्योंकि पहली बार आपके सिलेबस में इस तरीके की चीज आई है कि आपको इस पर फोकस करना पड़ रहा है। लेकिन एक बढ़िया अभ्यर्थी होने के कारण और साथ में जिम्मेदार नागरिक होने के कारण भी आपको पता होना चाहिए कि नागरिक सुरक्षा के क्या आयाम किसी राज्य में होते हैं। ठीक है, अभी इसी लेक्चर में मैं आपको एनसीआरबी का डेटा दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि यूपी में क्या स्थिति है अभी वर्तमान में लॉ एंड ऑर्डर की। ठीक है, लेकिन उससे पहले चुनौतियों को देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की चुनौतियां क्या हैं। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है एज इट इज, ये क्वेश्चन 125 शब्द में आपसे पूछा जा सकता है और साथ में 8 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की चुनौतियों पर आप चर्चा कीजिए या प्रकाश डालिए। तो आपको ये इतने पॉइंट सफिशिएंट हैं, बस इन्हीं को विथ एग्जाम्पल आपको वहां पर प्रेजेंट कर देना है अपने नोटबुक के अंदर, दैट इज द सफिशिएंट। क्या है? सबसे पहली चीज है कि क्राइम रेट्स पर हम बात करेंगे। क्राइम रेट्स कंपैरेटिवली हाई है। जैसे आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं बहुत सारे अपराधों के मामले में टॉप पर बना हुआ है। क्योंकि बड़ा राज्य है, बड़ी पॉपुलेशन है, शुरू से व्यवस्थाएं बहुत सिस्टमेटिक शायद नहीं चली हैं, इस वजह से प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो एक तो यह है क्राइम रेट्स हाइयर है। दूसरा है कम्युनल टेंशन, क्योंकि हमने कहा कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो कम्युनल टेंशन में स्पेशली हिंदू मुस्लिम राइट्स आप देखेंगे, मुजफ्फरनगर दंगे को देखेंगे आप, 2013 का जो दंगा है, तमाम ऐसे जो हिंदू मुस्लिम राइट्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। कानपुर में अभी हाल ही फिलहाल में दंगा हुआ था। तो कम्युनल टेंशन यहाँ पर बहुत ज्यादा रहती है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज का गढ़ बना हुआ उत्तर प्रदेश। वजह सिर्फ ये कि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि किसी भी पार्टी को 10-5 विधायक या 10-5 पर्टिकुलर सांसद बनाने के लिए सफिशिएंट पॉपुलेशन मिल जाती है। ठीक है, तो एक ये कारण बना हुआ है। राजनीतिक इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है, राइट। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, हालांकि हम तुलना करेंगे तो पीछे की तुलना में इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी वृद्धि हुई है, लेकिन फिर भी इतने बड़े प्रदेश में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी कमजोर है। और सबसे बड़ा जो पहलू है ना वो करप्शन का है कि अपराध हो रहे हैं और अपराधों को करप्शन के माध्यम से क्या किया जा रहा है, कम कर दिया जा रहा है, या यूं समझिए कि उसको मिसगाइड कर दिया जा रहा है। तो ये एक बड़ा कारण है, चुनौती है, इसको भी दूर करना पड़ेगा। साइबर क्राइम एक बहुत बड़ी समस्या है। साइबर क्राइम, आप देखिए ना, आपके पास कॉल आता है कि मैं इस बैंक से बात कर रहा हूं, उस बैंक से बात कर रहा हूं, और एक आम जनता जो एक कह सकते हैं कि लेस अवेयर जनता है, उसको आसानी से मिसगाइड करके उसके अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर देते हैं, या उसका कोई इंपॉर्टेंट डेटा हैक कर लेते हैं, या उसके माध्यम से उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। तमाम जो समस्याएं हैं साइबर क्राइम की, हम लोग अलग बात करेंगे क्योंकि साइबर क्राइम ऑलरेडी डीजीएस पेपर 3 के इंटरनल सिक्योरिटी पार्ट में हमारा एक कंप्लीट टॉपिक है, वहां पर हम बात करेंगे। साथ में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक बहुत बड़ी समस्या है, समझ रहे हैं आप लोग। तो ये चुनौतियां हैं उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के सामने। और साथियों, आपसे सवाल क्या पूछेंगे, चुनौतियां क्या हैं और उनका समाधान क्या है। तो जो चुनौतियां होती हैं वही उनका समाधान होता है, बहुत सीधी सी बात है। ठीक है, साथ में जो आपने प्लान एंड पॉलिसीज बनाया हुआ है वही आप इंप्लीमेंट कर दीजिए सही तरीके से। भाई करप्शन है तो क्या, इसका समाधान क्या है, ट्रांसपेरेंसी लाइए, डिजिटलाइजेशन बढ़ाइए, आप जो उसके एविडेंसेस हैं उनको ज्यादा से ज्यादा डिजिटल करिए, उसकी ऐसी व्यवस्था करिए कि कहीं बीच में लूप होल्स ना रहे। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स, आप जानते हैं, लेकिन ये चुनौतियों के पॉइंट्स बहुत ही क्लियर हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की चुनौतियां क्या हैं और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था क्यों होना चाहिए और कौन मेंटेन करेगा। इसके बाद हम बात आपसे करने जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है, सिचुएशन क्या है। आइए समझते हैं कि स्थिति क्या है डिटेल में। हाँ जी, तो क्या क्या स्थिति है, कैसे समझेंगे उसको हम लोग समझेंगे एनसीआरबी के डेटा से। ठीक है, एनसीआरबी के डेटा से। अब आप देखिए, पढ़ते समय ना इन बातों को दिमाग में मत रखिएगा कि आपका कोई पॉलिटिकल कंसर्न है या मेरा कोई पॉलिटिकल कंसर्न है। एनसीआरबी का डेटा क्या कह रहा है उसको समझना है। एनसीआरबी का डेटा ये कह रहा है, समझिएगा, कि एनसीआरबी क्राइम इन इंडिया 2021। अब आप ये ना कहिएगा सर 2022 या 23 का डेटा क्यों नहीं दिखा रहे हैं। आप एनसीआरबी की वेबसाइट पर एक बार विजिट कर लीजिएगा। मैं इस क्लास को पढ़ाने से ठीक पहले एक बार विजिट किया था, तो एनसीआरबी का जो डेटा है ना
वो 2021 का ही अवेलेबल है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग कह रहा है कि अ टोटल ऑफ 3663360 केसेस वर रजिस्टर्ड अंडर द आईपीसी इन द कंट्री। पूरे देश में जो रजिस्टर्ड केस हैं वो 3663360 हैं, और कह रहा है कि इन विच 357905 इंसिडेंट्स टुक प्लेस इन उत्तर प्रदेश। तो अब हमें ना कहना कि सर आपने इतना बड़ा फिगर क्यों बता दिया। जो है एग्जैक्ट ये डेटा आपको इसलिए दे रहा हूं कि मेंस में जब आप ऐसे डेटा को मेंशन करते हैं तो काफी पढ़ने वाले को लगता है कि आपने काम किया है अपने फील्ड पर, अच्छे से एनालाइज किया है, चीजों को पढ़ा है। तो इतने केसेस यहाँ पर रिपोर्ट हुए हैं, और द क्राइम रेट पर 1 लाख पॉपुलेशन इन द स्टेट इज 154.4। 1 लाख की आबादी पर जो क्राइम रेट है उत्तर प्रदेश में वो 154.4 है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से यदि आप फिगर्स पर नजर डालें तो आपको नजर आ रहा है कि 59853 क्राइम्स वर रजिस्टर्ड अगेंस्ट वुमेन, जो बहुत बड़ी बात है, ठीक है, इन द ईयर 2017 एंड 49385 इन द ईयर 2020। तो आप देखिए ड्रेस्टिक ड्रॉप डाउन है, मतलब कमी आ रही है, कमी आ रही है, ठीक है ना। वुमेन्स के अगेंस्ट जो रजिस्टर हुए केस उसमें कमी आ रही है, वेयर एज इन द ईयर 2021 देयर नंबर्स वाज 56083। नंबर बढ़ गया, नंबर बढ़ गया भाई। तो नंबर बढ़ गया तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि सर 2020 में जो कोविड-19 आया था ना, उसने क्राइम रेट को कम किया, क्योंकि लोग अपने घरों में बंद थे। तो घरों में बंद थे तो अपराध तो बाहर में हो रहे हैं ना। कोई महिला निकली सड़क पे, उसके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ, अब घरों में बंद है तो ऑब्वियसली क्या होगा, क्राइम रेट वहां पर कम हो गया। लेकिन इस चुनौती को कैसे दूर करेंगे ये आपको तय करना है। इसी पर आपसे सुझाव, आपके विचार भी मांगे जाएंगे परीक्षा के अंदर। आगे बढ़ते थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जो क्राइम रेट है ना, ये अलग अलग मामलों में राज्य की स्थिति और रैंक को अलग अलग दर्शाता है। तो यहां पर जो बात करी जा रही है टोटल क्राइम अगेंस्ट वुमेन के केस में, वो राज्य को 16वें पोजीशन पर लेकर के आता है एनसीआरबी के डेटा के अनुसार, ठीक है। और जब हम बात करते हैं 23वें स्थान पर, तो 23वें स्थान का जो मामला है स्पेशली रेप का मामला है। रेप के केस में राज्य जो है वो कुल 28 राज्यों और 8 यूनियन टेरिटरीज में जब हम रैंकिंग करते हैं तो 23वें स्थान पर आता है यहाँ पर जो रेप के मामले हैं, ठीक है। आफ्टर दैट 2020 की हम बात करें तो यहाँ पर डेटा डिक्रीज हुआ है। कारण मैंने बता दिया है, ये कोविड-19 की वजह से हुआ है, क्योंकि कोरोना पीरियड के दौरान अपराध में कमी आई थी, ठीक है। लोग घरों में बंद थे, लोग अपने जान की दुहाई मांग रहे थे कि जान कैसे बचे हमारी, तो इस केस में अपराध ऑटोमेटिकली कम हुआ था, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है जी। नेक्स्ट देख सकते हैं आपको बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होना है। जो आपके काम का बेसिक डेटा है थोड़ा बहुत, ये एज इट इज, ये जो पीडीएफ है एनोटेशन के साथ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल हम आपको लिंक में प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ में हमारे एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर लीजिएगा। ये डेटा बस आप याद रखिएगा। देखिए समझने की कोशिश करिए कि द क्राइम रेट ऑफ क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन वाज 19.7 एंड यूपी इज एट 28th पोजीशन। यानी कि चिल्ड्रन, बच्चों के साथ जो अपराध हो रहा है उसमें 28th पोजीशन पर हम थे उत्तर प्रदेश के लोग। साथ में ये कह रहा है कि द हाईएस्ट क्राइम रेट इन चिल्ड्रन क्राइम, ये कहां पर भाई, दिल्ली के अंदर, है ना। तो ये सारी बातें आप मेंशन कर सकते हैं अपने आंसर के अंदर, क्वेश्चन की प्रवृत्ति पर ध्यान देते हुए कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे, ठीक है। इसके बाद देखिए सिक्किम है, फिर मध्य प्रदेश है, और इस प्रकार से इसके बाद हरियाणा है। तो ये ऑर्डर यदि आप लिखते हैं तो आपको लगेगा कि आप देश के अंदर भी कंपैरेटिव एनालिसिस और स्टडी करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करें ड्रग्स की, बात करें तो ड्रग्स के केस में जो ड्रग्स ट्रैफिकिंग है उसके रजिस्ट्रेशन को लेकर के यदि आप देखें तो यहां पर इंक्रीज हुआ है यूपी के अंदर 2017 की तुलना में 2020 में इंक्रीज हुआ है। क्योंकि पूरे देश में आप समझ सकते हैं कि ड्रग का एक पूरा नेक्सस बना हुआ है कहीं ना कहीं, उस नेक्सस की वजह से ड्रग केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। ड्रग एडिक्शन बढ़ते चला जा रहा है और लोग उसके शिकार हो रहे हैं, और ऐसे में ये एक ऑर्गेनाइज क्राइम का हिस्सा बन रहा है। इसको रोकने के लिए आपको प्रभावी उपाय अपनाने पड़ेंगे। सबसे पहले जो बॉर्डर से वो मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से जीएस पेपर 3 वाले एरिया में, वहां आपको समझ में आएगा कि कैसे हम लोग क्रॉस बॉर्डर जो ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है उसको कैसे रोक सकते हैं, ठीक है। क्या हमारे पास टूल्स हैं, क्या तरीके हैं। इसके बाद डाउरी डेथ में देखें आप तो यहाँ पर कमी आई है 2017 की तुलना में। 2020 में यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में। जो डाउरी डेथ है, दहेज के कारण जो मृत्यु होती है, उसमें कमी देखने को मिलती है 2017 से 2020 तक, ठीक है। आगे बढ़े तो आपको समझ में आएगा कि सर ये सब तो स्थिति समझ में आ गई, चाहे महिलाओं के साथ हो रहे अपराध की बात करें, बच्चों के साथ हो रहे अपराध की बात करें, ड्रग केसेस की बात करें, चाहे हम बात करें जो पर्टिकुलर हमने आपको बताया कि
यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या, हाँ, डाउरी डेथ की, ठीक है। तो सर ये तो सब ठीक है, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश की सरकार या वर्तमान सरकार या इससे पहले की सरकारों ने कुछ प्रयास किया है? ऑब्वियसली यस, क्योंकि गवर्नमेंट हम ही आप मिलकर के बना रहे हैं, तो हम आप जरूर प्रयास करेंगे। क्या प्रयास किया है भाई? मिशन शक्ति, स्पेशली महिलाओं के साथ हो रहे अपराध से निपटने के लिए त्वरित कार्यवाही के लिए मिशन शक्ति। यूपी 112 इमरजेंसी रिस्पांस सर्विस, डायल 112 जो है किसी भी समस्या के लिए, किसी भी अपराध के लिए इमरजेंसी रिस्पांस के लिए 112 वर्क कर रहा है, बहुत अच्छा, राइट। इसके बाद एंटी रोमियो स्क्वाड, जो छेड़छाड़ होती थी, एंटी रोमियो स्क्वाड आपको याद होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी जिस दिन शपथ लिए थे उसी के जस्ट एक दिन या उसी दिन ये इसका अनाउंसमेंट हो चुका था। ऑपरेशन क्लीन, बड़े स्तर पर अपराधियों के साथ उनको गिरफ्तार करने की कोशिश, और यदि गिरफ्तारी में उन्होंने कोई फायरिंग करी तो रिटेलिएशन में, जवाब में उनकी मृत्यु लगभग सुनिश्चित है, इनकाउंटर होना तय है, ये मान के चलिए आप। ऑपरेशन क्लीन उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन, ठीक है। इसके बाद मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना, इसके बाद कड़े कानून। भाई जिस तरीके से बुलडोजर अब चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, क्या कभी आपने इससे पहले भी देखा था बुलडोजर चलते हुए? तो कहीं ना कहीं जो बुलडोजर चल रहा है वो कड़े कानून की तरफ इशारा कर रहा है कि आप यदि सड़कों पर पत्थर लेके उतरेंगे तो आपके घर पे ड्रोन टहल रही है, घूम रही है ड्रोन, और फोटो आया तो आपके घर पे बुलडोजर पहले पहुंच जाएगा, आप घर अभी बाद में पहुंचेंगे। तो ये जो कड़े कानून है ये कहीं ना कहीं डर पैदा करेंगे अपराधियों के मन में कि भाई हमें ऐसा नहीं करना है। बाकी तो आप स्वयं जानकार हैं। इसके बाद त्रिनेत्र, पुलिस के पास त्रिनेत्र सिस्टम है, बिल्कुल फिंगरप्रिंट लगा करके आपके अपराध का पूरा डायरेक्टरी ओपन कर देंगे कि आपने कहां और क्या क्या कैसे किया है। तो पुलिस बहुत मजबूत है त्रिनेत्र के साथ। साथ में सोशल मीडिया पर कोई चालाकी और कोई मिस वो गाइड नहीं करेंगे आप किसी को। सोशल मीडिया रिसर्च सेंटर, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बदनाम करने की दृष्टि से, अपराध करने की दृष्टि से कुछ ऐसा कर रहे हैं। तो ये पूरे मामलों पर नजर है किसकी भाई? पूरे मामलों पर नजर है पुलिस की, ठीक है। तो इस वजह से उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पहले से बेहतर हुई है और उम्मीद है कि आगे और बेहतर होती चली जाएगी। बिल्कुल यह पॉसिबल है कि दिन हो या रात हो, महिला हो या पुरुष हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, खुले दिल से आप सड़कों पर निकलेंगे और आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य ले रहा है। और राज्य का यह धर्म है कि आप खुले आम अपनी जिंदगी को, जो संविधान ने आपको राइट टू लाइफ दिया है, उसका आप बढ़िया से एंजॉय करें। इसमें सपोर्ट रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस पूरे टॉपिक में कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा। यदि कोई डाउट रह गया होगा तो आप जरूर मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। साथ में डिस्क्रिप्शन में नंबर होता है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। साथ में आपको लगता है कि आप नंबर पर मैसेज करने से भी सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। ये हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और हमारी कोशिशें हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया है कि ढेर सारे ऐसे टॉपिक वाइज वीडियो को फाइंड आउट करने के लिए आप हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो हमारा एप्लीकेशन का लिंक है उससे आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और उस पर जाकर के वॉच करिए वीडियो को। और आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं, क्या चाहते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग जीएस फोरम ऑफिशियल पर बने रहिए। यू कैन आल्सो फॉलो अस एट फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं साथियों सब कुछ सही रहा होगा। जो आपके काम का डेटा है आप उसे नोट कर लीजिएगा और मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।